अस्सलामुअलैकुम फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस एंड रूल्स फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है उसको डिस्कस किया था कि बेसिकली हमारा जो टॉपिक था वो कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस एंड रूल्स ऑफ रेजोनेंस को स्टडी किया था। और इसमें हमने बेसिक 6 रूल्स को डिस्कस करना था, जिसमें से हमारे 4 रूल्स डिस्कस हो पाए थे। 5th एंड 6th रूल्स जो था वो हमारा लास्ट लेक्चर में डिस्कस नहीं हो पाया था। तो पहले हम 5th एंड 6th रूल्स को एक्सप्लेन करते हैं। 5th रूल हमारा क्या था कि जितने भी एटम्स रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं उन सबको एक प्लेन में होना चाहिए। इसकी रीज़न क्या है कि जब एटम्स एक प्लेन के अंदर मौजूद होते हैं तो वहाँ पे p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग जो है वो ईजी हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉसिबल होती है। जब डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल होती है तो हमारा जो मॉलिक्यूल होता है वो उसको स्टेबिलिटी शो करता है। तो जो जितने भी एटम्स रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए एक प्लेन में होना ज़रूरी है। आपकी बुक में कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई है, उसी को मैं लेके चलती हूँ। एक एग्जांपल 2,3 डाई टर्शियरी ब्यूटाइल ब्यूटाडाइन की है, दूसरी साइक्लोऑक्टेट्राइन की है। तो बेसिकली इनमें ये बताया हुआ है कि 2,3 डाई टर्शियरी ब्यूटाइल ब्यूटाडाइन में क्या है, डबल बॉन्ड के प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो ट्विस्ट हो जाता है। जो डबल बॉन्ड है ये प्रिवेंट कर देते हैं बॉन्ड्स को एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करना, उनका जो है उसको एक ही प्लेन में होने की वजह से डबल बॉन्ड क्या करते हैं, उसको प्रिवेंट करते हैं। आपको पता है जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे जो ट्विस्टिंग है वो पॉसिबल होती है, तो स्ट्रक्चर जो है वो ट्विस्ट हो जाता है। जब स्ट्रक्चर ट्विस्ट हो जाता है तो वहाँ पे जो उसकी प्लेनैरिटी है वो चेंज हो जाती है, सेम प्लेन नहीं रहती है एटम्स की। सेकेंड एग्जांपल है साइक्लोऑक्टेट्राइन की। साइक्लोऑक्टेट्राइन में ऑक्टेट्राइन है, साइक्लिक कंपाउंड है, 8 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे इसमें। ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं, लेकिन ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स आने के बावजूद ये मॉलिक्यूल प्लेनैरिटी शो नहीं करता। क्यों प्लेनैरिटी शो नहीं करता? क्योंकि इस मॉलिक्यूल की जो शेप है वो टफ शेप हो जाती है। तो टफ शेप होने की वजह से इसमें प्लेनैरिटी नहीं आती है। तो ये 5th रूल यही कहता है कि जितने भी एटम्स रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए एक प्लेन में होना ज़रूरी है। इसके बाद हम 6th रूल की बात करते हैं। तो 6th रूल क्या है कि जो एक्चुअल मॉलिक्यूल होता है, जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, वो मोस्ट स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स और द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ये आपको ऑलरेडी पता भी है कि जिस तरह हमने बेंजीन के मॉलिक्यूल को डिस्कस किया था, तो बेंजीन का जो एक्चुअल मॉलिक्यूल एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू कैकुले स्ट्रक्चर्स एंड द टेबॉर्ड स्ट्रक्चर्स। तो रेजोनेटिंग जितनी भी कैनोनिकल फॉर्म्स होती हैं, कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर्म्स होती हैं, वो लेस स्टेबल होती हैं, उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, जबकि एक्चुअल मॉलिक्यूल जो होता है उसकी एनर्जी कम होती है, जिसकी वजह से वो मोर स्टेबल होता है। तो आज बेसिकली जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये इसी से फर्दर इसी की एलैबोरेशन है। और इसमें हम किस चीज़ को डिस्कस करेंगे, इसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रूल, कि जो हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं उनकी कंट्रीब्यूशन के क्या क्या रूल्स हैं। तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर रूल्स। तो हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, मीन्स हमारा जो एक्चुअल मॉलिक्यूल होता है वो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स और द कैनोनिकल फॉर्म्स। तो जितनी भी कैनोनिकल फॉर्म्स होती हैं वो इक्वली रेजोनेंस में इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं करती हैं। क्यों इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं करती हैं? क्योंकि हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की अपनी कंट्रीब्यूशन होती है। कुछ जो है वो मेजरली कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं, कुछ जो है वो माइनर कंट्रीब्यूशन शो करती हैं। फिर जो एक्चुअल मॉलिक्यूल होता है वो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ऑफ ऑल द कंट्रीब्यूटिंग और कैनोनिकल और द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो हर रेजोनेंस स्ट्रक्चर की जो कंट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं होती है। किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होती है, किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की कंट्रीब्यूशन कम होती है। वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन शो करते हैं उनको मेजर कंट्रीब्यूटर कहते हैं, और वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल फॉर्म्स या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स जो कम कंट्रीब्यूशन शो करते हैं उनको हम माइनर कंट्रीब्यूटर कहते हैं। तो आज हम यही रूल्स देखेंगे कि कौन से स्ट्रक्चर्स मेजर कंट्रीब्यूट करते हैं, कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मेजरली कंट्रीब्यूट करते हैं और कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स माइनर
कंट्रीब्यूशन शो करते हैं। तो पहले हम इसके कुछ रूल्स देखते हैं, उसके बाद हम उन रूल्स को विद एग्जांपल्स वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं कि डिफरेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रूल्स। एक्चुअली ये रूल नंबर 7 उन्हीं बेसिक रूल्स में आता है जो हमने ऑलरेडी 6 रूल्स स्टडी किए थे, लेकिन इसमें ये जो रूल 7 है इसके फर्दर ये रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम रूल 7 जो है वो अप्लाई करते हैं। अब रूल 7 क्या कहता है? रूल 7 ये कहता है कि ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डू नॉट कंट्रीब्यूट इक्वली, कि किसी भी एक्चुअल मॉलिक्यूल के जितने पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल नहीं होती। कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ कम कंट्रीब्यूट करते हैं। जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं उनको हम मेजर कंट्रीब्यूटर कहते हैं, और जो कम कंट्रीब्यूट करते हैं उनको हम माइनर कंट्रीब्यूटर कहते हैं। इसी के अकॉर्डिंग इसके फर्दर ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ रूल्स हैं जिनको हम वन बाय वन देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला रूल जिसको ए का नाम दिया गया वो मैंने यहाँ मेंशन किया है। वो क्या कहता है? वो ये कहता है मोर सीबी, मैंने एब्रिविएटेड फॉर्म्स में यूज किया, आपको पता होना चाहिए सीबी क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड्स है। जस्ट आपका कॉन्सेप्ट बनाना है, बाकी रूल्स वगैरह आपको बुक्स में लिटरेचर में अवेलेबल होंगे, जस्ट आपने इनको अंडरस्टैंड करना है। आप तो पहला रूल क्या कहता है? मोर कोवेलेंट बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल। मीन्स कि ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जिनमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, वो जनरली ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू दोज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन विच कोवेलेंट बॉन्ड्स आर लेस। तो अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे हम 1,3-ब्यूटाडाइईन की एग्जांपल लेते हैं। 1,3-ब्यूटाडाइईन ये हमारे पास 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ गया, 3 पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ गया। ये हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर 2 डबल बॉन्ड्स हैं, हम इसके पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। तो नीचे मैं इनके पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाती हूँ। अब यहाँ पे देखिए क्या पॉसिबिलिटी है कि ये जो बॉन्ड है पूरे का पूरा ये यहाँ शिफ्ट हो जाए। पॉसिबिलिटी है, जहाँ पे भी डबल बॉन्ड, सिंगल डबल बॉन्ड है तो वहाँ पे उसकी मूवमेंट की, शिफ्टिंग की पॉसिबिलिटी है। अगर ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर मूव किया, मतलब इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी चला गया, तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ से ये वाला बॉन्ड जो है ये इस कार्बन के पास आ जाएगा, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन के पास आ जाएगा। एक तो इस कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इसने इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लिया। तो जब ये कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंगली हम इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह गया क्योंकि एक बॉन्ड शिफ्ट कर गया है। जब ये शिफ्ट किया है तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी फुलफिल होनी चाहिए, CH। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव किया है तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अब यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन मूव करके इस कार्बन के पास चला गया तो बॉन्ड क्या रह जाएगा? सिंगल। एक इस कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन था, एक इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया तो इसको हम नेगेटिव साइन कहते हैं। यहाँ से एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन था, एक इस कार्बन का था, दोनों का दोनों इसके पास आ गए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो एक तो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इसका ये बनता है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो। अगर उसके अकॉर्डिंग करें, ये हम काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, मैं इसको एज सच ही कर रही हूँ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे हो जाए, सेंटर में सेम पोजीशन रहेगी और ये यूं चीज़ आ गई, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? अगर ये बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा, इसको मैं करके बता देती हूँ दूसरा स्ट्रक्चर किस तरह से आया। अगर ये बॉन्ड इधर से और ये बॉन्ड यूं मूव करे तो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर आता है। तो ये हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर 1 है, ये स्ट्रक्चर 2 है और ये स्ट्रक्चर 3 है। अब रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि वो स्ट्रक्चर जिसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स
ज़्यादा होते हैं वो मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू दो स्ट्रक्चर्स इन विच नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज लेस। तो इस स्ट्रक्चर में क्या है, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड 2 है, इनमें क्या है, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जो है वो सिंगल सिंगल है। तो जितने नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा होंगे उतना ही वो स्ट्रक्चर क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, उसकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा होगी। तो इसमें अगर हम स्टेबिलिटी को डिफाइन करना चाहें तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर 1 जो है ये मोर स्टेबल है। अगर हम स्ट्रक्चर 2 एंड 3 की बात करें तो वो लेस स्टेबल है, ये भी लेस स्टेबल और ये भी क्या है, ये भी लेस स्टेबल आ गया, ये चीज आ गई। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये मेजर कंट्रीब्यूटर होगा और ये क्या होंगे, ये माइनर कंट्रीब्यूटर होंगे। इसको हम यूं भी कर सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चर 1 इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है, मेजर कंट्रीब्यूटर है, ये क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं कि ये मेजर कंट्रीब्यूटर होगा और ये दोनों माइनर कंट्रीब्यूटर होंगे। तो ये हमारा फर्स्ट रूल है। अब हम रूल सेकंड पे आते हैं। रूल सेकंड क्या कहता है कि ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जिन पे चार्ज नहीं होता, कि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो विदाउट चार्ज होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू दोज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विच हैज चार्ज सेपरेशन। कि ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जिन पे कोई चार्ज नहीं होता वो ज़्यादा स्टेबल होंगे उन स्ट्रक्चर्स के कंपैरेटिवली जिन पे कोई चार्ज मौजूद होता है। इसको हम एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक ये एग्जांपल हम लेते हैं CH2 विनाइल क्लोराइड। ये हमारे पास विनाइल ग्रुप आ गया, विनाइल क्लोराइड ले लिया। अब यहाँ पे आपको पता है कि क्लोरीन क्या है, 7th ग्रुप से बिलोंग करता है, तो टोटल इसके पास 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये 3 इसके पास लोन पेयर आ जाते हैं और एक इसने बॉन्ड पेयर बनाया हुआ है। अब इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो क्या होता है, यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, ये लोन पेयर यहाँ मूव कर सकता है। हमने कहा जो भी पाई बॉन्ड होता है या जो लोन पेयर होता है वो शिफ्ट हो सकता है। तो ये लोन पेयर यहाँ मूव किया, जब ये यहाँ मूव करेगा तो इस कार्बन की वैलेंसी ऑटोमेटिकली क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा तो इधर भी डबल बॉन्ड है तो इसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी। तो कार्बन ने वैलेंसी क्या करनी है, 4 ही रखनी है, तो यहाँ से क्या होगा, ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड जो है वो इस कार्बन के पास शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या आएगा, यहाँ पे CH2 इलेक्ट्रॉन पेयर मूव किया तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह गया CH, यहाँ पे क्या होगा, एक बॉन्ड ऑलरेडी मौजूद है, एक ही इस लोन पेयर ने बना दिया। अब क्लोरीन जो है ये इसके पास लोन पेयर एज सच है, ये लोन पेयर एज सच है, लेकिन यहाँ से ये लोन पेयर चला गया है तो इसकी वजह से इस पर क्या चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर 1 एंड ये स्ट्रक्चर 2। अब रूल क्या कहता है कि वो स्ट्रक्चर जो विदाउट चार्ज है वो मोर स्टेबल है। ये रूल कहता है कि वो स्ट्रक्चर जो विदाउट चार्जेस है वो मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू दो स्ट्रक्चर विच हैज चार्ज सेपरेशन। तो इस स्ट्रक्चर में क्या है, चार्ज नहीं है, विदाउट चार्ज है, तो ये क्या होगा, ये मोर स्टेबल होगा। और इसमें क्या है, चार्ज सेपरेशन है, तो ये क्या होगा, ये लेस स्टेबल होगा। अब अगर हम इसकी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वो स्ट्रक्चर जो विदाउट चार्जेस है वो मोर स्टेबल होता है, तो उसकी हम कंट्रीब्यूशन को क्या कंसीडर करते हैं, हम कहते हैं कि वो मेजरली कंट्रीब्यूट करता है। और वो स्ट्रक्चर जिनमें चार्ज सेपरेशन होती है वो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन शो करते हैं, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन जो है उनमें होगी। तो यहाँ तक हमारा ये जो है कंप्लीट होता है। इसी कॉरेस्पॉन्डिंगली मैं एक और एग्जांपल को डिस्कस कर लेती हूँ। यहाँ पे CH3O CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे आपको पता है जो ऑक्सीजन ग्रुप लगा है ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ये 6 ग्रुप से बिलोंग करता है। तो इसके पास क्या होगा, 2 लोन पेयर होंगी,
एक लोन पेयर हमने ऊपर बना दिया, एक लोन पेयर क्या है नीचे बना दिया, दो इसने क्या किए हुए हैं बॉन्ड पेयर बनाए हुए हैं। इसके अगर हम कॉरस्पॉन्डिंगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो क्या होगा, यहाँ से अगर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करें तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव किया है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब कार्बन की लेंथ 5 हो रही है तो इसको फुलफिल करने के लिए ये डबल बॉन्ड यहाँ मूव करेगा। तो यहाँ पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल बनता है वो क्या है, CH3O, एक लोन पेयर इसके पास आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये स्ट्रक्चर क्या होगा, ये मोर स्टेबल होगा। वन स्ट्रक्चर आ गया और ये स्ट्रक्चर क्या होगा, ये लेस स्टेबल होगा। अगर हम इनकी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये मेजर कंट्रीब्यूटर होगा और ये क्या होगा, ये सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर होगा। तो यहां तक हमने रूल सेकंड को भी कर लिया। अब हम चलते हैं रूल थर्ड पे। रूल थर्ड क्या कहता है, ग्रेटर द चार्ज सेपरेशन लेस इज द स्टेबिलिटी, कि जितनी चार्ज सेपरेशन ज्यादा होती है उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी जो है कम होती जाती है। इसको हम एग्जांपल से इस तरह से डिस्कस करते हैं। ये हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH2 विनाइल ग्रुप, ये विनाइल ग्रुप है। जब भी ये ग्रुप आता है इसको हम विनाइल कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको डिफरेंटली करेंगे। CH इस पे पॉजिटिव चार्ज है और CH2 इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये एक स्ट्रक्चर है। अब इसमें चार्ज सेपरेशन मौजूद है, जितनी चार्ज सेपरेशन क्या है, दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे मौजूद है। इसी का हम एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अब वो स्ट्रक्चर क्या है कि अगर हम क्या करें, इस पॉजिटिव डेफिशिएंसी को खत्म करने की कोशिश करें तो कैसे खत्म होगा कि ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड पाई जो है वो यहाँ मूव कर जाए। जब वो यहाँ मूव करेगा तो इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, ये जो कार्बन है इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर मूव कर गया है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे CH2 ही रहेगा लेकिन इस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर गया है। यहाँ पे CH और यहाँ पे एक बॉन्ड ऑलरेडी मौजूद था, एक बॉन्ड मूव किया तो CH आ गया, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। अब यहाँ पे CH2, ये कार्बन को कोई फर्क नहीं पड़ा है, ये एज सच ही रहेगा। तो हमारे पास दो स्ट्रक्चर ऑब्टेन हुए हैं, एक स्ट्रक्चर 1 है और एक स्ट्रक्चर 2 है। अब रूल क्या कहता है कि जितनी चार्ज सेपरेशन ज्यादा होती है उतनी ही स्टेबिलिटी कम होती जाती है। मतलब इस स्ट्रक्चर को देखें, स्ट्रक्चर 1 को देखें तो इसमें क्या है, दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे चार्ज सेपरेशन है, जबकि स्ट्रक्चर 2 में क्या है, चार्ज सेपरेशन के दरमियान में गैप आ गया है। चार्ज सेपरेशन में जो चार्ज सेपरेशन है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जब चार्ज सेपरेशन इस तरह की हो कि दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स के दरमियान, यानी कि उनके दरमियान में गैप कम हो, तो वो स्ट्रक्चर क्या होता है, वो मोर स्टेबल होता है। और अगर चार्ज सेपरेशन में गैप ज़्यादा आ जाए तो वो स्ट्रक्चर क्या होता है, वो लेस स्टेबल होता है। तो इसी तरह से हम इसको कर लेते हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर 1 और ये हमारा स्ट्रक्चर 2। स्ट्रक्चर 1 में क्या है, चार्ज सेपरेशन में गैप कम है तो ये क्या होगा, ये मोर स्टेबल होगा। स्ट्रक्चर 2 में क्या है, चार्ज सेपरेशन में गैप ज्यादा है तो ये क्या होगा, ये लेस स्टेबल होगा। अब कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात कर लें तो कंट्रीब्यूशन क्या होगी, इसकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगी, इसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो कम होगी। तो यहां तक हमारा रूल थर्ड भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट रूल डी पे चलते हैं। डी रूल क्या कहता है कि लाइक चार्जेस ऑन सेम एटम और एडजेसेंट एटम आर अनस्टेबल, कि अगर दो एटम्स पे
दो सेम एटम्स पे या एडजेसेंट एटम्स पे एक ही तरह के चार्जेस आ जाएं तो उनकी वजह से क्या होता है, हमारा जो मॉलिक्यूल है वो अनस्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल को पहले डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल हम लेते हैं, ये CH3 एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, एंड आपको पता है नाइट्रोजन किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ये 5th ग्रुप से बिलोंग करता है। आउटर मोस्ट शेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हर नाइट्रोजन की हमने 5 वैलेंसी को फुलफिल करना है। तो सबसे पहले हम इस नाइट्रोजन की 5 वैलेंसी को फुलफिल करते हैं। इसने क्या किया, एक इसका लोन 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने यहाँ पे बॉन्ड पेयर में शो किए हुए हैं और एक इसने इधर शो किया, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स इसकी बॉन्डिंग में शो हो रहे हैं। तो एक इसके पास क्या होगा, लोन पेयर होगा। तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके पूरे हो गए, ऑक्टेट भी इसका कंप्लीट हो रहा है। अब इस नाइट्रोजन पे आ जाते हैं। इस नाइट्रोजन ने क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर बॉन्डिंग में शो किए हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर बॉन्डिंग में शो किए हुए हैं। तो इस नाइट्रोजन के पास जो है, एक्चुअली इसमें होता क्या है कि एक साइड पे ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर पूरे का पूरा दे देती है, तो इसकी वजह से इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। इस नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो इसने क्या किया है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में शो कर रहे हैं और यहाँ पे इस पे क्या चार्ज आता है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसके पास लोन पेयर होता है तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है। एक इसके पास नेगेटिव चार्ज है और एक इसके पास लोन पेयर है। अब इसी की हम कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अब फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होती है कि यहाँ पे अगर हम ये पॉसिबिलिटी शो करें कि इसके पास एक तो लोन पेयर है और दूसरा इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, और 1 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे बॉन्डिंग में शो किया होगा, मतलब इसका वो होगा। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये बॉन्ड पेयर जो है नेगेटिव चार्ज का, वो यहाँ पे बॉन्ड बना दे। जब वो यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा तो इस कार्बन की यहाँ पे इस नाइट्रोजन की यहाँ पे नाइट्रोजन के दरम्यान में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। जब यहाँ पे नाइट्रोजन के दरम्यान में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो इधर डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। तो यहाँ से क्या होगा, ये डबल बॉन्ड जो है उसमें से एक डबल बॉन्ड इस नाइट्रोजन के पास मूव कर जाएगा। तो इसका कॉरिस्पॉन्डिंग जो स्ट्रक्चर आएगा वो CH3 नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर के साथ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज एज सच रहेगा। इसी का हम एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, अब उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है इसकी मूवमेंट करवा देते हैं। हम कहते हैं कि ये नेगेटिव भी इधर मूव कर गया और ये लोन पेयर भी इधर मूव कर गया। जब ये इधर मूव करेगा तो यहाँ पे क्या सिचुएशन हो जाएगी, CH3 यहाँ पे सिंगल एन और इस पे क्या है, दोनों के दोनों नेगेटिव चार्जेस ही मूव कर गए हैं, तो क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे क्या है, ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह जाएगा क्योंकि यहाँ से ये इस नाइट्रोजन के ऊपर मूव करेंगे। इसको अगर हम देखें तो ये इसके ऊपर मूव करेंगे, जब ये इसके ऊपर मूव करेंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक बॉन्ड भी आ गया, दूसरा भी आ गया, बाकी नाइट्रोजन के टोटल अपने कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 और ये एक इसका इधर बॉन्डिंग में शो हो रहा है, बाकी इसके दोनों के दोनों बॉन्ड्स इसके ऊपर मूव कर गए, तो ये डबल बॉन्ड इसके ऊपर आ रहा है। तो इसके ये 3 पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। इसको हम स्ट्रक्चर 1 कह लेते हैं, इसको हम स्ट्रक्चर 2 कह लेते हैं, इसको हम स्ट्रक्चर 3 कह लेते हैं। अब रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि अगर लाइक चार्जेस ऑन सेम एटम और ऑन एडजेसेंट एटम्स भी आ जाएं तो उसकी वजह से क्या होता है, वो स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाता है। अगर एक जैसे चार्जेस एक ही एटम पे या सेम एडजेसेंट एटम्स पे आ जाएं तो वो स्ट्रक्चर क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अब इसमें देखें तो ये नेगेटिव पॉजिटिव
और लोन पेयर नेगेटिव चार्ज होगा। इसको देखें, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। स्ट्रक्चर 3 में देखें तो स्ट्रक्चर 3 में क्या है, लाइक चार्जेस, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। अगर लाइक चार्जेस सेम एटम पे, या इसको हम देख लें, ये भी क्या है नेगेटिव नेगेटिव, तो एक ही एटम पे नेगेटिव लाइक चार्जेस आ रहे हैं। या इसको बेसिकली देखें तो इसमें क्या है, लाइक चार्जेस ऑन एडजेसेंट एटम, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये स्ट्रक्चर जो है ये हाईली अनस्टेबल हो जाता है। अगर ये इसकी हम स्टेबिलिटी की बात करें तो ये स्टेबल होंगे, ये भी स्टेबल होंगे, मोर स्टेबल होंगे, और ये क्या होते हैं, ये अनस्टेबल हो जाते हैं। जब ये अनस्टेबल हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये दोनों के दोनों मेजर कंट्रीब्यूटर होंगे, और ये क्या होगा, ये नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन जो है वो शो करता है। मींस इसको हम कंसिडर करते हैं कि ये एक अनइम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो रूल डी भी यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट रूल ई की तरफ चलते हैं। रूल ई क्या कहता है, रूल ई ये कहता है कि अगर नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हो तो उसकी वजह से स्ट्रक्चर क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये एक हम स्ट्रक्चर लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये हमारे पास एक कंपाउंड है। आपको पता है ऑक्सीजन किस ग्रुप से बिलोंग करता है, 6 से है। तो आउटरमोस्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 होंगे। तो हम ये 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके हमने शो कर लिए। यहाँ पे ये एक बॉन्ड बन रहा है। अब ऑक्टेट कंप्लीट करता है ये, तो यहाँ पे जो हम स्ट्रक्चर ले रहे हैं इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज आता है। अगर हम इसी की कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शो करें या इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा कि यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ पे मूव कर जाए और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली ये बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा। मतलब क्या है कि ये बॉन्ड यहाँ मूव कर गया तो कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, इस सेंटर वाली कार्बन की 5 हो जाएगी। लेकिन हमें इसको क्या करना है, 4 ही रखना होता है। तो इसकी वजह से ये बॉन्ड जो है यहाँ मूव करेगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या स्ट्रक्चर आता है, CH2 बॉन्ड मूव कर गया इसके पास, तो क्या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह गया CH। यहाँ पे क्या होगा, एक बॉन्ड ऑलरेडी मौजूद है, एक बॉन्ड और फॉर्मेशन हो गई, और ऑक्सीजन जो है ये चीज बनेगी। अब ऑक्सीजन से वो बॉन्ड नेगेटिव चार्ज मूव किया है तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज बेसिकली इस लोन पेयर को ही शो कर रहा है। आप एक लोन पेयर शो कर दें या आप एक नेगेटिव चार्ज शो कर दें, इसको चाहे रिमूव कर दें, यूं कर लें, ये चीज़ आ जाएगी। तो ये लोन पेयर यहाँ से मूव किया, जब लोन पेयर मूव किया तो एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे ये हमारा स्ट्रक्चर क्या है, 1 है, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये 2 है। रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि अगर नेगेटिव चार्ज जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हो तो वो उसको क्या बनाता है, उसको स्टेबल बनाता है। ये नेगेटिव चार्ज जो मैंने पहले लगाया था वो इसीलिए लगाया था कि ये लोन पेयर की वजह से कि ऑक्सीजन एटम क्या है, इसमें नेगेटिव चार्ज है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू कार्बन एटम ज़्यादा होती है। वैसे भी आपको पता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में आता है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से हमारा ये रूल फुलफिल होता है कि नेगेटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। तो हमारा यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर होगा ये मोर स्टेबल होगा। इसी के कॉरेस्पॉन्डिंगली नीचे आप देखें तो नीचे क्या है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अब इस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या हुआ है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये इसको क्या करता है, ये इसको अनस्टेबल बना देता है। जब इसको ये अनस्टेबल बना देगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो कम हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या होगा, इम्पॉर्टेंट होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, और ये क्या होगा, ये हमारे पास अनइम्पॉर्टेंट होगा। क्यों अनइम्पॉर्टेंट होगा कि
रूल ये कहता है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज हो तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है, अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो उसको अनस्टेबल बना देता है। अनस्टेबल होगा तो उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन कम होगी, कॉन्ट्रीब्यूशन कम होगी तो स्ट्रक्चर अनइम्पॉर्टेंट होगा। अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। मोर स्टेबल होगा तो उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी, कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ तक हमारा रूल ई जो है वो भी कंप्लीट होता है। अब हम अपनी नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं।